हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं पॉलिटी की क्लास। तो पॉलिटी में पढ़ रहे थे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो हमने कुछ आर्टिकल पढ़ लिए थे, उनको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 12 में परिभाषा, उसके बाद आर्टिकल 13 अल्पीकरण, यानी कि आपके मूल अधिकार तब तक सही है जब तक किसी दूसरे का मूल अधिकार का हनन न हो रहो। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 14, जिसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। उसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कानून के समान संरक्षण, जो यूएसए से लिया हुआ है। इसके बाद आता है आर्टिकल 15, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान क्या है उस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसके बाद आर्टिकल 16 लोक नियोजन की समानता, यानी सरकारी नौकरी में समानता। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव भेदभाव हम कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है। इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, लेकिन हम कुछ उपाधि रख सकते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर, इस मास्टर, इस तरह की, और रक्षा के क्षेत्र की भी। इसमें विदेशी उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी पहले। उसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 19, इसको ही संविधान की रीढ़ कहते हैं। अगर ये न होगा तो आपके बहुत कुछ, सब कुछ खत्म हो जाएगा लगभग। ठीक है भाई। 19 के 1 में लिखा हुआ है कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि आपको बोलने की, झंडा फहराने की, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, और प्रेस, मीडिया, इनकी आज़ादी है। इसके बाद 19 के 2 में सभा करने की आज़ादी है, वो भी बिना हथियार के। 19 के 3 में है संगठन बनाने की आज़ादी, लीगल संगठन बना सकते हैं आप, पार्टी बना सकते हैं। 19 के 4 में देश भ्रमण कर सकते हैं, देश में कहीं भी घूम सकते हैं। और 19 के 5 में है कि देश के किसी भी कोने में बसने की आज़ादी, लेकिन कुछ समय पहले तक कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे, लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिया, आप कश्मीर में बस सकते हैं। इसके बाद 19 के 6 में है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है, अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल 300 के क्या में पहुँच गया है, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में ख़त्म कर दिया था। और 19 के 7 में व्यापार की आज़ादी, यानी कि आप देश में कहीं भी व्यापार कर सकते हो। 19 को याद करने की एक ट्रिक है, यानी कि आप पहले सीखिए, बोलने के बाद आप सभा करिए। जब आप सभा तभी तो कर पाओगे जब आप बोल लोगे। सभा करोगे तो आप पार्टी बनाइए, पार्टी करने के बाद पार्टी को बढ़ाइए, बढ़ाने के लिए आपको भ्रमण करना पड़ेगा, भ्रमण करने के बाद आपको उसके कार्यालय भी खोलने पड़ेंगे, यानी बसना भी पड़ेगा। बसने के लिए आपको संपत्ति भी खरीदनी पड़ेगी, और संपत्ति खरीद के आप वहाँ व्यापार भी कर सकते हैं। वही पार्टी चलाने के फंड भी चाहिए, एक ट्रिक है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं भाई। इसके बाद हमने आर्टिकल 20 भी देख लिया था, वो भी देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 20 इसमें लिखा है कि एक गलती की एक सज़ा, यानी कि आपने एक गलती की है तो उसकी एक ही सज़ा मिलेगी, यानी ये नहीं कि दो दो या चार चार सज़ा मिल गई। सज़ा उस समय के हिसाब से मिलेगी जिस समय आपने अपराध किया था, यानी कि उसके ना तो उससे पहले की ना उससे बाद की। अगर आपने कोई अपराध किसी समय किया और उसके 2 घंटे बाद उस अपराध में सज़ा बढ़ गई या घट गई, तो वो सज़ा मान्य नहीं होगी, सज़ा वही मान्य होगी जो आप अपराध करते समय होगी। ठीक है। इसके बाद आप पार्ट 20 के 3 में अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अगर आप अपने खिलाफ गवाही देंगे तो वो मान्य नहीं होगी, और आपको दोषी जब तक नहीं ठहराया जाएगा जब तक आपको न्यायालय दोषी करार नहीं देता। ठीक है भाई, ये हमारा रिवीजन हो गया। और मूल अधिकार को हमारे जन्म से मिल जाते हैं, नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये सब हमने देख लिया था। अब आता है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 से देखते हैं हम भाई एक बार। आर्टिकल 21, इसमें
लिखा है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है भाई, इसमें आपने देखा होगा जब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता क्या है, यानी कि आप किसी के प्राण नहीं ले सकते, आपको दूसरे के प्राणों की भी वो करनी है, सेफ्टी करनी है और अपने की भी करनी है। इसको एक बार देख लेंगे। आप बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो और आप सीट बेल्ट नहीं लगाते या हेलमेट नहीं लगाते तो पुलिस आपका चालान काट देती है। वो इसी आर्टिकल के तहत आपका चालान काटती है। और इसके तहत कैसे काटती है, यानी कि आप हेलमेट नहीं लगा रहे तो आप अपने प्राण खोने को तैयार हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे तो आपके प्राण भी जा सकते हैं। तो इसकी भी आपके प्राण की सेफ्टी भी संविधान देता है भाई। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है, यानी कि आप तो कर ही रहे हो, आपका संविधान भी आपके प्राणों की सेफ्टी कर रहा है। तो इसी के तहत वो आपका चालान काटता है। आप रोड पर ड्राइव रॉन्ग साइड जाते हो या मिस ड्राइव करते हो, यानी तेज़ भगा रहे हो, ड्रैग रेस कर रहे हो, ये सब चीज़ जो करते हो और उनका चालान कटता है, उससे आप किसी दूसरे के प्राण खतरे में डाल रहे हो, उसी के लिए आपका चालान कटता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 21। इसके बाद इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 21 को क्या है, जिसमें नहीं, पहले एक चीज़ देख लेते हैं 21 में ही, एक चीज़ और है 21 में। इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई, आपकी निजता का अधिकार। यानी कि राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आपकी कोई भी राज की चीज़ है तो आप उसको किसी को बता नहीं सकते, आप उसको गुप्त रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अभी आपने एक केस सुना होगा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो ईडी उनके फ़ोन का पासवर्ड पूछ रही थी, उन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भाई? उन्होंने इसी आर्टिकल का प्रयोग किया। वो उनके राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, वो अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं बता सकते। आप किसी से ज़बरदस्ती किसी के फ़ोन का पासवर्ड नहीं पूछ सकते, यह आपका अधिकार है। तो उन्होंने अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं बताया और वो ऐसे ही रहे। फिर भाई ये आपका निजता का अधिकार हो जाता है। आप कुछ भी गुप्त रखना चाहते हैं, कोई भी जानकारी वो गोपनीय रखना चाहते हैं, उसको उजागर नहीं करना चाहते, तो ये आपका अधिकार है। और आप अगर प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में अगर आप सुसाइड करते हैं, सुसाइड कर लिया तो अगर सक्सेसफुल हो गए तो ठीक, आपको कोई सज़ा नहीं। अगर आपने सुसाइड कर लिया और आप बच गए तो भाई आप पे केस हो जाएगा। ये भी सज़ा का प्रावधान है इसमें। क्यों? आप प्राण जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? ये संविधान आपको अधिकार दे रहा था, जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं उन्हें? देख रहे हो भाई, तो ये भी इसी में आ जाता है। इसके बाद एक संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 21 का क्या जोड़ा गया। 21 के क्या में आपको निःशुल्क शिक्षा, और शिक्षा भी कौन सी भाई? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसके लिए आपको 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
भाई 21 का क्या जोड़ा गया और इसके लिए आपका 86वां संविधान संशोधन करा 2002 में। इसके तहत इसे जोड़ा गया। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्या है? यानी कि जो आपके स्कूल गांव में या मोहल्ले में या शहर में आपने देखा होगा कुछ प्राइमरी स्कूल होते हैं और उनको गवर्नमेंट चलाती है भाई, फ्री पढ़ाते हैं उसमें बच्चे, सब खर्चा उसमें गवर्नमेंट देती है। आप मान लीजिए किसी बड़े स्कूल में जाएंगे, जो आपके हाई स्कूल होंगे या इंटर के होंगे या कॉलेज होंगे, उनमें आपको कुछ ना कुछ शुल्क देना पड़ता होगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पर निःशुल्क रहता है बिल्कुल। निःशुल्क क्यों है? क्योंकि ये 21 आर्टिकल के तहत आपको अधिकार मिलता है सिर्फ 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, इसे जोड़ा गया। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार देख लो। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती हैं। गिरफ्तारी से संरक्षण करती हैं। यानी कि रक्षा करती हैं। 3 प्रकार के संरक्षण है। पहली है आपको अगर गिरफ्तार करना है तो वारंट दिखाना होगा। ठीक है भाई। दूसरी है 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना होगा। और तीसरी है भाई अपनी पसंद का वकील कर सकते हो आप। तो भाई ये क्या है? यानी कि आर्टिकल 22 हमें 3 प्रकार की गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। इसमें पहला है अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपको वारंट दिखाना होगा। और वारंट जो है वो 2 ही लोग कर सकते हैं जारी, या तो कोर्ट कर सकता है या फिर आपके एसपी कर सकते हैं, एसपी या एसएसपी। मतलब दरोगा वारंट जारी नहीं कर सकता, बड़े अधिकारी जारी कर सकता है, या कमिश्नर होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, वो कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आप उसी के तहत गिरफ्तार हो सकते हो। मान लीजिए आप गिरफ्तार कर लिए तो आपको 24 घंटे में कोर्टों के सामने पेश करना होगा। इसमें आपका छुट्टी व आने जाने का समय नहीं गिना जाएगा। मान लीजिए आप संडे को गिरफ्तार हुए तो संडे को कोर्ट तो नहीं चलती भाई, तो आप वो दिन आपको मतलब काउंट नहीं होगा। और आप गिरफ्तार होके थाने से चल दिए, आपको 19 घंटे हो गए और उन्होंने डायरी में मेंशन कर दिया कि हमने 19 घंटे बाद ये भेज दिए इस टाइम, तो अब ट्रेवल में टाइम लग रहा है वो भी भाई काउंट नहीं होगा कोर्ट तक पहुंचने का।
ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद 22 के 3 में आप गिरफ्तार हो गए तो कोर्ट में आप अपना केस स्वयं बहुत पेचीदा हो जाएगा लड़ने को, आपको पता ही नहीं है फाइल कैसे तैयार करनी है, क्या बहस करनी है। तो आपको अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है भाई, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आ जाती है, या तो उसको चौथा पॉइंट कर लीजिए। आपने कुछ भाइयों ने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी पता नहीं, पर टीचर छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि आप को जिसको कहते हैं हम नज़रबंद। आपने सुना होगा एक शब्द कि वो नेता या वो व्यक्ति नज़रबंद कर लिए गए। अब नज़रबंद क्या होता है? मान लीजिए पुलिस को कहीं पे कुछ केस हो गया और लग रहा है कि इसमें आपका रोल हो सकता है, सॉरी आपका रोल नहीं है, लेकिन आप अगर वहाँ जाएंगे तो उससे हिंसा जो है और ज़्यादा भड़क जाएगी, तो पुलिस आपको पहले ही नज़रबंद कर देगी, जिससे कि बवाल या कुछ भी हिंसा और ज़्यादा ना भड़के। ठीक है भाई, इसके लिए वो इसी का प्रयोग करती है। इसमें आपको वो जेल तो नहीं भेजते, आपको किसी होटल या गेस्ट हाउस या कहीं भी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ आप किसी की नज़र में ना आए। आपको इसमें सुविधा सारी मिलेंगी, लेकिन आपके जो फ़ोन वगैरह, आपका लोगों से मिलना जुलना, ये सब ख़त्म कर दिया जाएगा और आप नज़रबंद रहेंगे। मान लीजिए आप किसी से भी नहीं मिल सकते। इस पर आप शक के आधार पे भी मतलब कैद कर सकते हो, और अधिकतम इसमें आप 3 महीना तक नज़रबंद रखा जा सकता है। ठीक है भाई, इसका एक केस आपने सुना होगा, जब बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा कर रहे थे। जब वो बिहार में गए तो बिहार के सीएम उस टाइम लालू प्रसाद यादव जी थे। तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ उठवा दिया था। वो किस लिए कि आप यहाँ आ रहे हो, इससे हिंसा भड़क सकती है कुछ भी, या राजनीतिक मान लीजिए, इसमें राजनीतिक प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है भाई। तो उनका रथ उठवा, वो गिरफ्तार करवा दिए उनको, फिर बिहार से उठवा के कोलकाता एक होटल में डिटेंट करा गया था। वो वहीं पे रहे, सब सुविधा दी गई, ठीक है। तो ये हो जाता है भाई। इसको राजनीतिक पार्टी अगर यूज़ करना चाहें तो बहुत यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नेता पर कर सकती हैं, लेकिन होता नहीं है। उसके लिए भी कुछ वो चाहिए। अब बिना मतलब के तो किसी गिरफ्तार नहीं कर सकते या नज़रबंद नहीं कर सकते। इसमें आप घर में भी नज़रबंद कर लेते हैं, लोगों से मिलना बंद करा देंगे, पुलिस वाले पहरा दे देंगे आपके घर। एक केस और हुआ था इसका, जब आर्टिकल 370 हटी थी जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के जो लोकल नेता थे या जो भी नेता थे, जब वो बिल संसद में पेश होना था तो उससे 1-2 दिन पहले वो सब नज़रबंद कर दिए गए। उनके घर की टेलीफोन लाइन काट दिया गया, सब चीज़, और उनके घर के बाहर आर्मी या सीआरपीएफ लगा दी गई, जिससे वो किसी से मिल ना पाए या कोई उनसे ना मिल पाए। उनके लिए वो 3-4 महीना जैसे भी है वो नज़रबंद रहे। जब मामला शांत हो गया वो नज़र
बंद से खोल दिए गए भाई। तो यही होता है इसमें। इसके कई प्रकार होते हैं। इसमें कई कानून थे पहले जो अब खत्म कर दिए गए, आपने सुना होगा। पहला था मीसा एक्ट। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इसको भाई बहुत दुरुपयोग हुआ उस समय, अब ये वर्तमान में ख़त्म कर दिया। इसका दुरुपयोग इसलिए हुआ, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और जो भी सरकार को भला बुरा कहता है इंदिरा गांधी उसको उठवाती और मीसा लगाती और अंदर। इसमें भाई बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ, तो इसके लिए इसे ख़त्म कर दिया गया 1978 में। इसके बाद एक आया आपका टाडा एक्ट, जिसको बोलते हैं टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। ये मोस्टली जो आतंकवादी थे उन पे लगाया जाता था, और इसको भी जब दुरुपयोग होने लगा, और इसमें भाई इसको अगर लग जाता है तो कोर्ट भी नहीं ले जाते, यानी कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती, मतलब बेल वगैरह कुछ नहीं। उसको 3 महीना 3 3 महीना करके 1 साल तक आप कोर्ट में ही नहीं जा सकते। जो 3 महीना को समय बढ़ाएगा वो डीएम से पूछ के बढ़ाया जाएगा कि भाई इनकी बेल वेल कराई जाए या नहीं। अगर डीएम ने कर दिया कि नहीं, इनसे अभी कुछ खतरा है या हिंसा बढ़ सकती है, तो और समय बढ़ा दिया जाएगा 1 साल तक। तो भाई देख रहे हो 1 साल तक आप कोर्ट में ही नहीं जा सकते। वकील वकील दूर की बात है, आप कोर्ट तक नहीं जाओगे, आपकी बेल होनी नामुमकिन ही है। इसका भी जब दुरुपयोग हुआ तो इसे भी 1995 में ख़त्म कर दिया गया। ये आतंकवादियों के लिए बना था, लेकिन ये मिसयूज़ होने लगा इसका 1995 में ख़त्म। इसके बाद एक एक्ट आया पोटा। ये भी आतंकवादियों के लिए आया। इसका था प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। इसे 2001 में लाया गया, और भाई 2004 में ख़त्म कर दिया गया। इसका भी मिसयूज़ हुआ तो इसे भी ख़त्म कर दिया गया भाई। इसके बाद एक एक्ट हो रहा है जो अभी भी प्रचलन में है, जिसे कहते हैं NSA यानी रासुका। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये भाई आया तो बहुत समय पहले था, 1980 में आ गया था ये, लेकिन ये अब तक प्रचलन में है। इसको आप पर खतरनाक स्थिति में लगाया जाता है, और भाई
खतरनाक स्थिति यानी किसी टेररिस्ट पर या जो कहीं घिनौना कृत्य कर देता उस पर, और इसके लिए पुलिस आपका एनकाउंटर भी कर सकती है। अगर आप इसमें भागते हो, मान लीजिए आप पुलिस की गिरफ्त में आ गए और आप पर रासुका लगी हुई है, आप पुलिस की गिरफ्त से भागे तो पुलिस आपका एनकाउंटर कर सकती है भाई। इसमें ये अब अभी जो प्रचलन में है, अगर क्वेश्चन आता है वर्तमान में इनमें से कौन सा कानून प्रचलन में है तो इसको टिक करिए और सब खत्म हो गए भाई। एक UAPA भी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करके, वो भी प्रचलन में है, लेकिन मोस्टली जो यही है। तो इसका अभी कानून में प्रचलन में है और पुलिस इसका यूज़ भी करती है, लगता भी है बहुत लोगों पर। ठीक है भाई, तो इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 23। हमारा आर्टिकल यहाँ 22 खत्म हो जाते हैं। आर्टिकल 23 इसमें लिखा है बलात्, श्रम, व बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब बिना वेतन। बलात् श्रम मतलब बाल श्रम, सॉरी बाल श्रम और जबरदस्त नहीं, बाल श्रम तो बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती यानी फ्री। इसमें है भाई, आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकते। मान लीजिए आपने कोई मकान बनवा रहे हो और ठेकेदार है, आप उसको काम करने का पैसा दे रहे हो, वो काम कर रहा है। अब उसकी इच्छा नहीं है कि वो आज काम करे और आपकी इच्छा है कि वो काम करे। अगर उसकी इच्छा नहीं है और आप ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं तो भाई आप पर केस हो सकता है। आप किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकते। ठीक भाई। इसके बाद बेरोजगारी यानी बिना वेतन, आप किसी से भी बिना वेतन के कार्य नहीं करा सकते। पहले कराते थे कुछ लोग थे, लेकिन वो इसीलिए बनाया गया कि नहीं करा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? भारत सरकार आपसे जबरदस्ती कार्य भी करा सकती है और बिना वेतन के भी करा सकती है, यानी कि बलात् श्रम भी करा सकती है और बेरोजगारी यानी बिना वेतन के भी करा सकती है। केवल कब? केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर। यानी कि किसी देश से अगर युद्ध हो जाता है और आपके वहाँ ज़रूरत है, आप किसी भी क्षेत्र में रहे हैं या नहीं रहे, यानी कि आप उस काम में कौशल हैं, कर सकते हैं आप उस कार्य को, तो गवर्नमेंट आपको उस कार्य में ले जा सकती है भाई, बिना वेतन के और ज़बरदस्ती, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो, अगर आप कर सकते हैं। ये एक इसमें पॉइंट है, तो ये ध्यान करना कि इसमें केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 24। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं करा सकते।
यानी कि जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है, आप उसको कहीं ऐसी जगह नहीं लगा सकते कार्य पर जहाँ उसकी जान को खतरा हो। जैसे कि कुछ माइनिंग का काम होता है भाई, वहाँ बहुत खतरा रहता है, आप वहाँ नहीं करा सकते। कोई हार्ड काम में नहीं लगा सकते वजन के या ज़बरदस्ती। तो इसमें यही है कि 14 वर्ष से उम्र तक कम बच्चों को आप नहीं लगा सकते। एक बार हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने देखा आर्टिकल 22, जिसमें 3 प्रकार की आज़ादी है गिरफ्तारी से। संरक्षण की पहली, आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी, 24 घंटे में कोर्ट पहुंचना होगा, मतलब पुलिस को पेश करना होगा अगर गिरफ्तार कर लिए। तीसरी, पसंद का वकील रख सकते हो। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल इसमें हमने कुछ देखा, जैसे इसमें एक पॉइंट हो जाता है नज़रबंद, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें हमने 3 पॉइंट देखे। मीसा 1971 में लागू हुआ, 1978 में इसे ख़त्म कर दिया, इसका मिसयूज़ बहुत हुआ। इसके बाद एक टाडा एक्ट देखा जो टेररिस्ट पे लगता था, ये भी भाई 1985 में लाया गया और इसे भी 1995 में ख़त्म कर दिया, इसका भी मिसयूज़ हुआ। इसके बाद आता है एक पोटा, जो कि 2001 से शुरू हुआ और 2004 में समाप्त कर दिया। एक एक्ट NSA यानी कि रासुका, जो 1985 में लाया गया और वर्तमान में भी चल रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा कानून प्रचलन में है। नज़रबंद में आपने समझ लिया कि हमने क्लास में बता दी क्या होता है। इसके बाद हमने 2 आर्टिकल और देखे। आर्टिकल 23 यानी कि बलात् श्रम व बिना वेतन कार्य नहीं करा सकते। एक पॉइंट है इसमें, कब करा सकते हो, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर। इसके बाद आर्टिकल 24 देखा, 14 वर्ष से कम बच्चे खतरनाक कार्य नहीं करेंगे। तो ये आज का एक रिवीजन किया हमने। तो भाई आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।